प्यारे साथियों, एक पूरी पीढ़ी है जिसने चौथी या पांचवी कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कविता न सुनी हो। कविता के बोल थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल बहुत अच्छी कवित्री थी बल्कि उतनी ही अच्छी कहानीकार भी थी। देखती हूँ सपने पर आज आप उन्हीं की एक प्रसिद्ध कहानी सुनेंगे, अनुरोध। इस कहानी को सुनने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है। कविता या कहानियाँ अपने समय की बोली भाषा का एक रूप हमारे सामने रखती हैं। इस कहानी को सुनते हुए आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि हमारी बोलचाल का ढंग पिछले 50-60 वर्षों में किस तरह से बदलता गया है। इसके अलावा ये कहानी आपको स्त्री पुरुष के बीच के कोमल संबंधों को उतनी ही नरमी से पेश करती हुई मालूम होगी। तो चलिए आज सुनते हैं प्रख्यात रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी अनुरोध। कल रात को मैं जा रहा हूँ। जी नहीं, अभी आप न जा सकेंगे, आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में वीणा ने कहा। निरंजन के होठों पर हल्की मुस्कुराहट खेल गई। फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर वीणा के सामने फेंक दिया और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, पर आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रही कि मैं न जाऊं, तो जब तक आप न कहेंगी मैं न जाऊंगा। वीणा ने सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए, मैं कोई पत्र न पढ़ूंगी और ना आपको जाने ही दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप न पढ़ना चाहें तो भले ही न पढ़ें, पर उनकी बात को काटते हुए वीणा ने कहा, अच्छा लाइए, जरा देखूं तो सही किसका पत्र है। पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहता है। निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन न समझकर मित्र ही समझेंगी। वीणा ने विरक्ति के भाव से कहा, जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जो आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहे वो कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूंगी। निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वीणा ने निरंजन की बात नहीं सुनी। वो तो पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, 1 महीना पहले तुम्हारा पत्र आया था। तुमने लिखा था कि यहाँ का काम 1-2 दिन में निपटा कर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊंगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज तुम्हारा रास्ता देखती हूँ। उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका, और अब तुम मेरे प्राण आकर मुझे क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट न करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरी से गई बीती हूँ। जब 2 पक्षियों को भी एक साथ देखती हूँ तो हृदय में हुक सी उठती है। क्या ये लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तो तुम्हारी इच्छा, जब आना चाहो, पर मेरा तो यही कहना है कि पत्र के उत्तर में स्वयं ही चले आओ, तुम्हारी ही। पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार वीणा के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वही रोज का कार्यक्रम, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया। निरंजन शांत और अविचल थे, किंतु वीणा स्वस्थ न थी। आज वो रुबाइयों को न तो ठीक से पढ़ ही सकती थी और न उनका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से वीणा की मानसिक अवस्था छिपी न रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दे, कल हो जाएगा।
चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए। वीणा ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया। तब तक वीणा के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे। बोले, वीणा, तुमसे कितनी बार कहा कि इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम मानती ही नहीं। जरा अपना चेहरा तो जाकर शीशे में देखो कैसा हो रहा है। वीणा कुछ न बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत ना किया करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद वीणा ने रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की ही आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद वीणा अपने आप ही अपनी नजरों में गिरने लगी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनका साथ अच्छा लगता है और इसीलिए वो उन्हें अपने दुराग्रह से रोके जा रही है। निरंजन की पत्नी की नम्रता एवं उसके शील और विश्वास के सामने वीणा अपनी दृष्टि में स्वयं ही बहुत हीन जचने लगी। निरंजन बहुत नम्र प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के साथ वे और भी नम्रता से पेश आते। यही कारण था कि वे वीणा का आग्रह न टाल सके। कई बार जाने का निश्चय करके भी वे न जा सके, किंतु आज वीणा ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि न रोकूंगी, जा नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, परंतु ये कहाँ का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूं? न, अब ये न होगा। जो बीतेगी वो सहूंगी, पर उन्हें अब न रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। वीणा उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली, कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद न हो जाएगा तब तक यहीं रहूंगा। वीणा ने कहा, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। वीणा ने कहा, हाँ, मेहनत तो जरूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। अब आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, आप मुझसे नाराज हो गई क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हैं? मैं आराम के साथ चला जाऊंगा। वीणा ने निरंजन पर एक मार्मिक दृष्टि डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज होंगी आपसे? क्या आपका हृदय इस पर विश्वास कर सकता है? मैं तो जानती हूं कभी ना करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार मेरे अनुरोध से आप आज रात को गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार वीणा की ओर देखा, फिर वे अनुवाद की हुई रुबाइयों को देखने लगे। देखती हूँ सपने पर आप सुन रहे थे प्रख्यात रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी अनुरोध।